नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने RTDAS सिस्टम लॉन्च किया, जिसमें मिस इंडिया 2021 मनिका शिवकंद को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। मनिका शिवकंद को अटल जल और जल शक्ति अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ACS देवेंद्र सिंह ने मनिका को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। बीजेपी रोहतक का पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस जिला पार्टी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। रोहतक में पुलिस ने बैरिकेड लगाकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को रोका। हिसार में कांग्रेस जिला मुख्यालय के बाहर बीजेपी का धरना प्रदर्शन देखने को मिला। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के हरियाणा में जाकर धरना प्रदर्शन करने के बयान को लेकर हरियाणा कांग्रेस की कोई प्रतिक्रिया न आने के विरोध में बीजेपी का प्रदर्शन जारी। कांग्रेस नेता भी जिला मुख्यालय के बाहर पहुंच गए। किसान भी धरना प्रदर्शन के बीच काले झंडे और यूनियन के झंडे दिखाकर विरोध जता रहे हैं। शांति बनाए रखने के लिए मौके पर RAF और हरियाणा पुलिस भारी संख्या में तैनात है। स्थिति को देखते हुए बैरिकेड की जा रही है। सिरसा में बीजेपी ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ किसानों पर दिए गए बयान के विरोध स्वरूप कांग्रेस मुख्यालय के घेराव की चेतावनी दी, जिसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष आदित्य चौटाला के नेतृत्व में बेगू रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने के लिए पहुंचे। रास्ते में ही कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं से सामना हो गया और दोनों तरफ से जमकर नारेबाजी की गई। जिला पुलिस प्रशासन की तरफ से पुलिस बल और अर्धसैनिक बल भी तैनात किया गया। बीजेपी नेता रामचंद्र कंबोज और बलकौर सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब की अर्थव्यवस्था का हवाला देते हुए किसानों को हरियाणा और दिल्ली में आंदोलन करने की बात कही। उस बयान की पूरी बीजेपी निंदा करती है। साथ ही उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह से इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस के खिलाफ हरियाणा बीजेपी का प्रदर्शन। कैप्टन अमरिंदर के आंदोलन शिफ्ट करने वाले बयान का बीजेपी विरोध कर रही है। कांग्रेस आलाकमान की चुप्पी पर हरियाणा बीजेपी का प्रदर्शन जारी है। हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि कैप्टन ने हरियाणा की आर्थिक नाकेबंदी करने की दशा दी है। मुझे लगा कांग्रेस हाईकमान कैप्टन को डांटेगी, पल्ला झाड़ेगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा कांग्रेस को जगाने के लिए शांतिपूर्ण धरने दिए जाएंगे। पंजाब में हरियाणा की आर्थिक बर्बादी का षड्यंत्र रचा गया, जिससे साफ हो गया कि कांग्रेस हरियाणा के लोगों के साथ नहीं। प्रदेश अध्यक्ष OP धनखड़ ने कहा कि हरियाणा कांग्रेस भी कैप्टन अमरिंदर के साथ खड़ी है। सैलजा का संदेश वायरल हो रहा है, जो हमारे विरोध के लिए है। हरियाणा और दिल्ली सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों से रास्ता खुलवाने के लिए प्रदेश के राज्य स्तरीय समिति बीच बातचीत करेगी और इस मुद्दे को लेकर सरकार के अधिकारियों और किसान संगठन पदाधिकारियों के बीच 19 सितंबर को बैठक होगी। पिछले दिनों ही सरकार ने दिल्ली सीमा पर आंदोलन कर रहे किसानों और किसान संगठनों से बातचीत करने के लिए राज्य स्तर पर एक समिति का गठन किया था। इसमें DGP समेत कई अधिकारी शामिल हैं। इस समिति के सदस्य दिल्ली सीमा के साथ लगते हुए रास्तों को खुलवाने के लिए रविवार को सुबह 11 बजे बैठक करेगी। प्रस्तावित बैठक मूर्थल में बुलाई गई है। इंडिया न्यूज हरियाणा का सैल्यूट हरियाणा कार्यक्रम। टोक्यो में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को सीएम मनोहर लाल ने किया सम्मानित। खिलाड़ियों समेत कई दिग्गज रहे मौजूद। इंडिया न्यूज हरियाणा के मंच से सीएम मनोहर लाल ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष किसानों के कंधे से राजनीतिक हित साध रहा है, लेकिन प्रदेश में कानून व्यवस्था तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। बल्लभगढ़ विधानसभा को बड़ी सौगात मिली। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने 119 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़कों का शुभारंभ किया। जितनी भी सड़कें इंडस्ट्रियल एरिया में टूटी हुई हैं, सभी को पूरी तरह से बनाया जाएगा। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने फरीदाबाद दौरे के दौरान इन सभी सड़कों का निरीक्षण किया था और उस दौर में उन्होंने देखा था कि सड़कों का बुरा हाल है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बताया कि पहले मामला कोर्ट में विचाराधीन था। वहीं सीएम मनोहर लाल की मेहनत से यह मामला कोर्ट से निपटा लिया गया और तुरंत यहां पर इसका काम शुरू करवाया गया। जल्दी उद्योगों को और यहां से आने जाने वाले लोगों को राहत भरा सफर करने को मिल सकेगा। सीएम ने पंजाब सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पंजाब की सरकार जानबूझकर हरियाणा में अव्यवस्था फैलाना चाहती है। पेपर लीक मामले को लेकर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पेपर लीक होना दुखद है। आरोपियों को अलग अलग राज्यों से गिरफ्तार किया गया। भविष्य में पेपर लीक ना हो, इस पर काम किया जा रहा है। कालांवाली के लोगों ने गांव को नगर पालिका बनाने के खिलाफ पंचायत करके गांव को पंचायत
ही रहने देने की मांग की है। ग्रामीणों ने पंचायत का अस्तित्व बरकरार रखने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की और बीओ गांव कालावली के लोगों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ माननीय हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। पिछले दिनों कालावली को नगर पालिका कालावली से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की गई, जिसके विरोध में कालावली के लोगों की सुबह 7 बजे तक एक पंचायत हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि गांव को पंचायत ही रखा जाए और नगर पालिका के साथ न जोड़ा जाए। पंचायत की अध्यक्षता पूर्व सरपंच प्रतिनिधि अभिजीत सिंह और सत्ता चहल ने की है। ग्रामीणों ने एकजुट होकर फैसला लिया कि वो हमेशा एक साथ रहेंगे और इसका विरोध भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गोवा में स्वास्थ्य कर्मचारियों और कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम के लाभार्थियों से संवाद किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कल मेरा जन्मदिन था, लेकिन आप सभी ने इस दिन को खास बना दिया। पीएम मोदी ने कहा कि विश्व के सबसे बड़े और तेज वैक्सीनेशन अभियान की सफलता में गोवा अहम भूमिका निभा रहा है। पीएम मोदी ने गोवा के विकास के लिए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में गोवा की भूमिका अहम है। संक्रमण कम होने से पर्यटकों की संख्या बढ़ने वाली है। पीएम मोदी ने कहा कि देश में कल रिकॉर्ड टीकाकरण हुआ। जन्मदिन तो आएंगे और जाएंगे, लेकिन कल के दिन ने मेरे दिल को छू लिया। कल देश में वैक्सीन की रिकॉर्ड 2.5 करोड़ से ज्यादा डोज दी गई। पीएम मोदी ने कहा कि मैं देश के सभी डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ, प्रशासन से जुड़े लोगों की भी सराहना करना चाहता हूं। आप सभी के प्रयासों से कल भारत ने एक ही दिन में 2.5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को वैक्सीन देने का रिकॉर्ड बनाया। पीएम मोदी ने आगे कहा, मेडिकल फील्ड के लोग पिछले 2 सालों से जुटे हुए हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना कोरोना से लड़ने में देशवासियों की मदद कर रहे हैं। उन्होंने कल जिस तरह से वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बनाकर दिखाया, वो बहुत ही बड़ी बात है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 35,662 नए मामले सामने आए। 33,833 रिकवरी हुई और 281 लोगों की कोरोना से मौत हुई। महाराष्ट्र में 24 घंटों में कोरोना के 3,586 नए केस सामने आए। एक दिन में 67 मरीजों ने दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र में अब भी करीब 48,000 केस एक्टिव हैं। केरल में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 23,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। एक दिन में 131 मरीजों की मौत हुई। केरल में अब भी 1 लाख से ज्यादा केस एक्टिव हैं। कर्नाटक में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1003 नए केस सामने आए। एक दिन में 18 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में 24 घंटों में कोरोना के 55 नए केस मिले। एक दिन में 56 मरीज रिकवर हुए। दिल्ली में अब भी 407 केस एक्टिव हैं। प्रदेश में कम हो रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 8 नए केस आए सामने। एक दिन में 12 मरीज की भी रिकवर हुए। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 323। हरियाणा में 5 दिन में लगी 21 लाख लोगों को वैक्सीन। टीकाकरण सप्ताह के दौरान 21,69,216 डोज लगी है। प्रदेश में अब तक 2,04,69,000 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। वहीं कल 3,63,719 लाभार्थियों को टीके की खुराक दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर देश ने वैक्सीनेशन अभियान में नया रिकॉर्ड कायम किया है और एक दिन में पहली बार 2.5 करोड़ से ज्यादा कोरोना के टीके लगाए गए। रिकॉर्ड टीकाकरण पर देश को पीएम ने शुभकामनाएं दी। पीएम ने ट्वीट कर लिखा कि रिकॉर्ड टीकाकरण पर हर भारतीय को गर्व होगा। पीएम ने हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स की तारीफ की। टीकाकरण को ऐसे ही बढ़ावा देते रहना है। सेवा समर्पण अभियान के तहत 20 सितंबर तक स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा। चिकित्सा प्रकोष्ठ इसका समन्वय करेगा। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता रक्तदान शिविर आयोजित करेंगे, जबकि अनुसूचित मोर्चा के कार्यकर्ता गरीब बस्तियों में फल और अन्य आवश्यक वस्तुओं का वितरण कर सेवा कार्य करेंगे। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के चलते फरीदाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में 96 बेड का अलग से अस्पताल बनाया जा रहा है। 1000 लीटर प्रति मिनट क्षमता वाले ऑक्सीजन प्लांट के भी 10 दिन में शुरू होने का दावा किया जा रहा है। सिविल अस्पताल की प्रधान चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सविता यादव ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत में कहा कि जो परेशानी दूसरी लहर में आई थी, उस तरह की अब नहीं आएगी, क्योंकि पहले से ही तैयारी की जा रही है। अंबाला छावनी के नागरिक अस्पताल में कोरोना के चलते होम्योपैथिक और यूनानी ओपीडी बंद कर दी गई थी, जिसे अभी तक दोबारा शुरू नहीं किया गया, जिसके चलते मरीजों को निजी डॉक्टर से इलाज करवाना पड़ रहा है। यूनानी ओपीडी चलाने के लिए विभाग ने पहले एक महिला डॉक्टर को डेपुटेशन पर बुलाया था, लेकिन डेपुटेशन पीरियड पूरा होने के बाद उसे रिलीव कर दिया गया। 2 ओपीडी बंद होने के पीछे की बड़ी वजह यह है कि अस्पताल में जब तीनों ओपीडी शुरू हुई तो यहां कोई भी सेक्शन पोस्ट नहीं थी।
पिछले साल कोरोना के चलते इन ओपीडी को बंद कर दिया गया और सभी डॉक्टरों की ड्यूटी कोविड-19 में लगा दी गई। इस बारे में जिला आयुर्वेदिक अधिकारी का कहना है कि जल्द ही सप्ताह में 2 दिन मंगलवार और शुक्रवार के लिए होम्योपैथिक ओपीडी शुरू कर दी जाएगी। यूनानी चिकित्सा भी जल्द ज्वाइन करेंगे। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से आयोजित हो रही महिला सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए सुबह 13 बसें चलाई गईं। सभी बसें कोविड-19 नियमों के अनुसार यमुनानगर, अंबाला, पंचकुला, करनाल और कुरुक्षेत्र जिलों के लिए चलाई गईं। चरखी दादरी डिपो प्रबंधक ने बताया कि छात्रों को परीक्षा केंद्रों तक स्पेशल बसों द्वारा ले जाने की विशेष व्यवस्था की गई, जिसके लिए अतिरिक्त स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई। ट्रैफिक मैनेजर दीपक ने बताया कि महिला लिखित परीक्षा के लिए रोडवेज विभाग की ओर से व्यापक प्रबंध किए गए। 18 सितंबर के लिए 13 बसें चलाई। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया कि अब एफिलिएटेड स्कूल के पढ़ने वाले 8वीं कक्षा के छात्रों को अनिवार्य रूप से बोर्ड की परीक्षा को पास करना होगा। किसी भी बोर्ड यानी सीबीएसई, आईसीएसई या फिर अन्य किसी भी बोर्ड से पढ़ रहे छात्रों को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से 8वीं की बोर्ड की परीक्षा को पास करना अनिवार्य है। शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए भारत सरकार और राज्य की सरकार ने आरटीई में संशोधन करने का निर्णय लिया था। शिक्षा की नियमावली हरियाणा स्कूल एजुकेशन 2003 एजुकेशन बायलॉज 1995 के तहत हरियाणा बोर्ड ने निर्णय लिया है। वो हरियाणा में किसी भी बोर्ड से पढ़ रहे छात्रों की परीक्षा लेगा। फरीदाबाद की तमाम विधानसभाओं में लोग कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की तस्वीरें एनआईटी विधानसभा की पर्वतीय कॉलोनी की हैं, जहां लोग गंदे पानी के बीच खड़े होकर प्रशासन को जमकर कोस रहे हैं। फरीदाबाद में सिर्फ एक इलाके में नहीं बल्कि फरीदाबाद, बड़खल, एनआईटी, बल्लभगढ़, तिगांव, प्रतला तमाम विधानसभा क्षेत्रों में इन दिनों समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। सभी जगहों पर लोग सड़क, पानी, सीवर जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। सोना में सरकारी कार्यालय में लेट लतीफी और कर्मचारियों पर जल्द ऐसे कर्मचारियों पर गाज गिर सकती है। एसडीएम ने निर्देश दिए हैं कि वो जल्द सरकारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण करेंगे। एसडीएम ने कहा कि सरकारी कार्यालय में जो भी अधिकारी मौजूद नहीं होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम ने नगर परिषद अधिकारियों की एक मीटिंग ली और सफाई व्यवस्था और स्ट्रीट लाइट का ब्यौरा नगर परिषद से मांगा। उन्होंने कहा कि लापरवाही करने वाले ठेकेदारों को जल्द ही ब्लैकलिस्ट करने के लिए भी निर्देश दिए गए। रादौर में शुक्रवार को स्थानीय प्रशासन ट्रैफिक नियमों को लेकर पूरी सख्ती से बरतते हुए है और स्थानीय पुलिस ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की। एसडीएम सुरेंद्र पाल के नेतृत्व में शहर के कई चौराहों पर ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर 2 पहिया वाहनों के खिलाफ चालान भी किए गए। वहीं टोहाना में सीआईए टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने लाखों रुपए की हेरोइन सहित कई बाइक सवार और 2 युवकों को इस दौरान गिरफ्तार किया। पकड़े गए दोनों युवकों ने अपनी पहचान भूना निवासी विक्रम और बिक्की के रूप में की है। पुलिस ने मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। डीएसपी विक्रम सिंह ने बताया कि सीआईए टीम ने आरोपियों को कोर्ट में पेश कर सप्लायर के बारे में पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। रतला के सीकरी स्थित काजल नर्सिंग होम में चेकअप कराने गई महिला और उसके परिजनों से अस्पताल के कर्मचारियों ने मारपीट की। महिला ने डिलीवरी के दौरान लापरवाही बरतने के गंभीर आरोप लगाए। अस्पताल में मौजूद अस्पताल कर्मचारियों ने महिला के परिवार के लोगों के साथ मारपीट की। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। डिलीवरी कराने के बाद पीड़ित महिला ने बताया कि उनकी डिलीवरी में अस्पताल के कर्मचारियों ने लापरवाही बरती और डिलीवरी करने के लिए उनको कम से कम 10 इंजेक्शन लगा दिए गए। कोरोना काल में सभी स्कूल कॉलेज बंद पड़े हुए थे। बच्चों की पढ़ाई भी पूरी तरीके से बंद पड़ी हुई थी और इसी दौरान रेवाड़ी के कोसली गांव में आरपीएस कॉलेज के विद्यार्थियों ने शिक्षा क्षेत्र में इतिहास रच दिया। बताया जा रहा है कि आरपीएस कॉलेज के 27 छात्रों में 20 छात्रों का आईआईटी में चयन हो गया, जिससे पूरे इलाके के लिए गौरव की बात है। स्कूल प्रबंधन ने इसका श्रेय अपने स्टाफ और विद्यार्थियों को दिया है। फतेहाबाद के आधा दर्जन गांव में बीते 1 महीने के बाद भी नहीं निकला बरसात का पानी। ग्रामीण लोग पानी निकलवाने के लिए पहुंचे सचिवालय। ग्रामीणों ने डीसी को ज्ञापन भी सौंपा। डीसी ने जल्द समस्या का समाधान करने का भरोसा दिया।
भिवानी स्थित बिजली बोर्ड में खाली पड़े क्वार्टरों की तीसरी मंजिल पर बैल चढ़ गया। बैल को देखने के लिए आसपास के लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई। इस घटना की सूचना फायर ब्रिगेड और गौ सेवा दल की टीम को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद सीढ़ियों के जरिए बैल को उतारा गया। करनाल शहर में लोगों ने एक युवक सौरभ की मौत हो जाने के खिलाफ सड़क जाम कर दी। सौरभ एक निजी हॉस्पिटल में कंपाउंडर के तौर पर नौकरी करता था। नहर में सर्च कराने के दौरान उसका शव बरामद किया गया। पुलिस ने युवक का पोस्टमार्टम कराया, लेकिन परिजनों ने उसकी हत्या होने की बात कही। परिजनों ने आरोप लगाया कि सौरभ की हत्या में कई युवक शामिल हैं, इसलिए उसके शरीर पर चोट के निशान हैं। परिवार के लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। वहीं पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट होकर परिजनों ने शव को लेने से इनकार कर दिया और करनाल में अंबेडकर चौक के पास जाम लगा दिया। नरवाना में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि एक ही रात में 7 दवाइयों की दुकानों सहित 9 दुकानों के ताले तोड़कर लाखों रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। चोरी की वारदात का दुकानदारों को सुबह पता चला। जब दुकानों के ताले टूटे दिखे तो उनके होश उड़ गए। चोरी की वारदात आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। चोर एक कार में सवार होकर आए थे। वारदात की सूचना मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। पानीपत के समालखा में बदमाशों का आतंक देखने को मिला, जहां भटनागर कॉलोनी में देर रात 2 लोगों को गोली मार दी गई। गोली लगने से दोनों लोगों की हालत गंभीर हो गई। बदमाशों ने दुकानदार और पूर्व एमसी के भतीजे पर फायरिंग की। दोनों घायलों का प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बाइक सवार 4 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। फायरिंग की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बदमाशों की पहचान बताने पर 50,000 का इनाम रखा गया। पानीपत के चुकलाना रोड पर बदमाशों का आतंक लगातार जारी है। बदमाशों ने देर रात 2 लोगों को गोली मारकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को पानीपत के निजी अस्पताल में भेज दिया। पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। कैथल में लगातार अवैध कॉलोनियों की संख्या बढ़ती जा रही है। जिले में 105 कॉलोनियां वैध हैं और अवैध कॉलोनियों की संख्या 152 है। कैथल शहर में डीटीपी के सर्वे के मुताबिक अब अवैध कॉलोनियों की संख्या 74 तक पहुंच गई है, जबकि यहां अवैध कॉलोनियों की संख्या 7 है। चीका में भी अवैध कॉलोनियों की संख्या 45 हो चुकी है और वैध कॉलोनियां सिर्फ 14 हैं। अवैध कॉलोनियों की संख्या तब बढ़ रही है जब हर महीने डीटीपी का अमला कम से कम 2 अवैध कॉलोनियों को गिराने का काम कर रहा है। इससे साफ है कि डीटीपी की अवैध कॉलोनाइजरों पर कार्रवाई महज खानापूर्ति तक ही सीमित है। अवैध कॉलोनी निर्माण के लिए बिल्डर शहर से सटी 1.5 से 3 एकड़ तक खेतों की जमीन का चयन करते हैं और पार्टनरशिप में लेकर इसको चोरी छिपे डेवलप करते हैं। इससे वो डीटीपी को जाने वाली मोटी फीस बचाने के साथ ही सड़कों, पार्क, सीवरेज में इस्तेमाल होने वाली जमीन को भी प्लॉट काट करके उसको बेच देते हैं। रेवाड़ी के गांव कमवाली निवासी एक गरीब राजमिस्त्री है, जिसके पुराने और खंडर घर की खुदाई के दौरान प्राचीन काल के 3 बाण और कुछ धातु के सिक्के मिले, जिन्हें उसने प्रशासन को सौंपकर अपनी ईमानदारी का सबूत दिया। रेवाड़ी के कमवाली गांव से सोनू कव्वाली ने बताया कि सत्तन मिस्त्री के बहुत पुराने मकान में खुदाई का काम चल रहा है। खुदाई के दौरान मकान से 3 और 1800 सन के कुछ सिक्के मिले हैं, जिन्हें तहसीलदार पटवारी और गिरदावर ने आकर के सिक्के और तीर ले लिए हैं। वहीं गांव वाले प्रशासन से गुजारिश कर रहे हैं कि गरीब सत्तन मिस्त्री की ईमानदारी से पुरातत्व विभाग को कुछ आर्थिक मदद देनी चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शुक्रवार को जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक लखनऊ में हुई और इस बैठक में कई ऐसे निर्णय हुए जिनमें कुछ पर महंगाई की मार पड़ी है तो कुछ को इस बार राहत मिली है। जीएसटी परिषद की इस बैठक से पहले कई अटकलें थी कि इस बार शायद पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा और आम आदमी को ईंधन के आसमान छूते दाम से राहत मिलेगी। जीएसटी परिषद की बैठक में विदेशों से आयात की जाने वाली कुछ जीवन रक्षक दवाओं को जीएसटी से छूट देने का फैसला लिया गया। जीएसटी काउंसिल ने कोरोना महामारी के दौरान इसके इलाज से जुड़ी दवाओं पर जीएसटी के दर को कम किया था और इन दवाओं पर मिल रही ये टैक्स छूट 31 दिसंबर 2021 तक मिलती रहेगी। ये छूट सिर्फ रेमडेसिविर जैसी दवाओं पर मिलेगी। जीएसटी काउंसिल ने कैंसर के इलाज में काम आने वाली दवाओं को भी सस्ता कर दिया। अब इन दवाओं पर 12% की बजाय 5% की दर से जीएसटी लगेगा।
जीएसटी परिषद ने एक और अहम फैसला ट्रांसपोर्ट को लेकर किया है। राज्य सरकारें ट्रांसपोर्ट कंपनियों से ट्रकों पर राष्ट्रीय परमिट शुल्क वसूलती हैं, जिसे अब समाप्त कर दिया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि स्विगी, जोमैटो से फूड डिलीवरी ऐप से खाना मंगाने पर अतिरिक्त टैक्स लगाने की कोई बात नहीं हुई और योजना के अनुसार ये ऐप वही टैक्स वसूलेंगे जो रेस्टोरेंट कारोबार पर लगता है। एससीओ सम्मेलन का हिस्सा बने प्रधानमंत्री मोदी ने खुलकर अफगानिस्तान मुद्दे पर अपने विचार रखे। उन्होंने वहां की वर्तमान स्थिति पर अपनी चिंता जाहिर की। पीएम मोदी ने कहा कि एससीओ समिट को कट्टरता से निपटने के लिए कदम उठाने चाहिए। इस्लाम से जुड़ी जितनी भी संस्थाएं हैं उनसे संबंध बनाना चाहिए और आगे काम करना चाहिए।